बताइए। अच्छा नंबर ही नहीं रहा सवाल पे। बैक्टीरियल भी होता है बिल्कुल आशीष भाई, रेडियोधर्मिता का मात्रक बैक्टीरियल भी होता है, क्यूरी भी होता है और रॉन्जन भी होता है। कुछ साथी ए की तरफ आते हुए, कुछ साथी बी की तरफ जाते हुए, बहुत बड़ी दूरियों जैसे खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रयुक्त मात्रक कौन सा है? और ये सवाल तो करवा दिया यार तुम्हें। देखो खगोलीय दूरी शब्द जोड़ते ही ना हमें ऐसा लगने लगता है जैसे खगोलीय मात्रक। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए इस सवाल का उत्तर होगा आप प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हो, लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हो। 3 मात्रकों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष, पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पारसेक। कौन कहता है? ये तो मुझे यहाँ रटे पड़े हैं, जल्दी बताओ फटाफट से। तो ये मैंने यहाँ पे लिखे तीनों। देखिए खगोलीय दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो पारसेक है। एक पारसेक में कितने मीटर है पहले ये देखो। एक पारसेक में इतना बड़ा ना लिख के लगभग हम 3 गुणा 10 की घात 16 मीटर लिख लेते हैं। दूसरा मात्रक है प्रकाश वर्ष और प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर होते हैं। और तीसरा मात्रक है खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम खगोलीय मात्रक कहते हैं। और एक खगोलीय मात्रक 1.496 होता है, इसे लगभग हम 1.5 गुणा 10 की घात कौन सा है खगोलीय, ये 11 होगा, 11 मीटर। लेकिन ध्यान से देखो किलोमीटर में लिखा हुआ है, तो किलोमीटर के लिए 3 पावर कम हो जाएंगी, तो 10 की घात 8 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल और आता है कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष? तो एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं फिर से एक बार इनको आराम से तसल्ली से एक एक करके बताता हूँ, एक ऑर्डर में बताता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा समझ आए। देखो मित्र, एक खगोलीय मात्रक यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है? ये होती है 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर। अगला आता है आपका एक खगोलीय मात्रक हो गया। उसके बाद आता है आपका एक प्रकाश वर्ष यानी कि 1 लाइट ईयर कितना होता है? मेरे साथ लिखते जाओ। ये होता है आपका 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। और फिर आता है एक पारसेक। एक पारसेक कितना होता है बताइए? एक पारसेक है 3 गुणा 10 की घात 16 मीटर, 3 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। सबसे बड़ा मात्रक कौन है? पारसेक। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष? तो 3.26 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष। ये बस इतनी सी बात मैंने आपको उस बड़ी बड़ी स्लाइड में बताई है। क्लियर? अब सुनो, मैं कमेंट में क्या देखता रहता हूँ, बहुत सारे साथी हैं भैया याद नहीं हो पा रहा है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखो अगर आपने ये ऐसी स्थिति तभी आती है जब हमारी तैयारी पहले से थोड़ी सी अच्छी ना हो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सबकी तैयारी पहले से ही अच्छी है, एग्जाम चीज़ ही ऐसी है, ये समय होता ही ऐसा है कि हम अपने आप ही हमारी बॉडी एक्टिवेटेड, हाईली एक्टिवेटेड होती ही तब है जब एग्जाम थोड़ा सा नजदीक आ जाता है। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा अपनी कमी, किसी की कमी मत मानिए फिलहाल के समय पर, कुछ हो भी नहीं सकता उससे। अगर आप सिर्फ पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे, अगर आप सिर्फ परेशान होंगे तो उससे कोई हल नहीं निकलेगा। बड़ा जरूरी है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना है, थोड़ा सा धैर्य के साथ चलना है। उसमें करना क्या है? उसमें करना ये है आपको, मतलब अगर आप चाहते हैं ना कि मैं जो पढ़ के जाऊँ उस तरीके का पेपर में मुझे मिल जाए, तो सिर्फ उसका एक ही तरीका है कि ये देखो, ये जो चीज़ें चलाई जा रही हैं ना, जैसे आयुष्मान सीरीज है, तो इसमें आपको वो केवल कोर चीज़ें दी जा रही हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज़ें दी जा रही हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब वन शॉट चलेंगे, जैसे मेरी कल शाम को 7 बजे वन शॉट है, उसमें हम थ्योरेटिकल लेवल पे सिलेबस को कवर करेंगे, वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद आपका मैराथन चलेंगी। तो यहाँ से जो आपको मिल रहा है डेटा, इसको ये वादा करके जाना है खुद से कि इसे तो मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा बस। क्योंकि अगर आप इस डेटा को भी उल्टा पुल्टा पढ़ो, जैसा आप पढ़ते आए हो वैसा पढ़ो, तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। आप कर जाओगे, ऐसा बिल्कुल कतई जरूरी नहीं है आपकी। आपने देखो यार, समय में पीछे जाके तो आप कुछ सही नहीं कर सकते हो, तो उस चीज़ पर रिग्रेट करने से क्या मिलेगा? अब जितना समय बचा हुआ है ना, उसको बेहतर यूटिलाइज करो। जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं ईमानदारी से, बस ये अपने आप से प्रॉमिस करो कि कम से कम जो मैंने लापरवाही की, लेकिन अब जो मुझे कंटेंट दिया जा रहा है इसको बिल्कुल चटनी बना के पी जाऊंगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो, आप कोशिश करते हैं नहीं होता है यार, याद ही नहीं हो रहा है, तो भाई कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो पहली बार में हो जाती है। हर चीज़ में एक आध बार तो मुश्किल आती है, लेकिन कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते हैं। तो उस चीज़ों से घबराइएगा मत, आप करिए, उसको याद करिए, वो हो जाएगा आराम से। चलो अगला सवाल देखिए, एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये सवाल इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इसमें लगा होता है वर्ष, और बहुत सारे नए बच्चे सोचते हैं वर्ष लगा है तो ये समय की इकाई है, जबकि प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो दूरी की इकाई है, वो डिस्टेंस की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लाइट ईयर दूरी का मात्रक है, डिस्टेंस का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष डिस्टेंस का मात्रक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष के बारे में हम चर्चा अच्छे से कर चुके हैं। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। आकाश गंगाओं के बीच की असीम दूरी जो है वो कैसे मापी जाती है? तो ये हमें उत्तर खुद ही समझ में आ रहा होगा। हमने कहा था कि जो खगोलीय दूरियां होती हैं, देखिए एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा जो कि करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर है, उसको प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, उसको लाइट ईयर में मापा जाता है, और यही तो खगोलीय दूरी है। भैया सी वाला कौन है? मील। कैसन कहोगे, कैसन कहोगे, कैसन कहोगे? ये जो हमारी मिल्की वे है ना, इसके पास की जो आकाशगंगा है भैया, ये देखो कितना किलोमीटर है, इतने मील है। अपने छोटे भाई को ऐसी बात बताओगे, छोटा भाई कहेगा अरे बड़े भैया कौन आज ये तो तुम क्या बता रहे हो भैया, नसीब में हो क्या? तो बहुत बड़ी दूरियों को ऐसे बताना कितना अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। इसलिए उनको किसमें बताया जाता है? प्रकाश वर्ष में, लाइट ईयर में। कि भैया दो आकाशगंगाओं के बीच की जो दूरी है, मान लो अगर हम ऐसे भी बताएं कि 10,000 लाइट ईयर है, तब भी कुछ फील तो आएगा कि हाँ 10,000 कुछ होता होगा। अब तुम संख्याओं में इतना बड़ा बड़ा बताओगे, क्या मजा आएगा उसको, है ना? इसलिए इन दूरियों को इस तरह से नहीं मापा जाता है। अब चलते हैं थोड़ा पावर पे, घातों पे। तो घातों से भी एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकता है, कोई रिस्क नहीं लेना है। 1 मीटर किसके बराबर होता है? बता दो भैया। और ये सवाल मैंने आपको पहले भी 1-2 बार कराया है। 1 मीटर किसके बराबर होता है? मैग्नेट के क्वेश्चन तो भैया परसों कल ही खत्म हो गए थे। 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो बहुत सारे साथी देखते क्या सोचते हैं, माइक्रोन का मतलब उनके लिए 10 की घात -6 है ना? माइक्रोन का मतलब 10 की घात -6 है। अरे मित्र, 1 मीटर 10 की घात -6 माइक्रोन, ठीक है? तो मीटर का मतलब क्या है? 10 की घात -6। तुम ध्यान से देखना, मुझे पता है तुम यही करोगे, ये मत कह देना कोई कि आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, तुम पहले से ही कंफ्यूज हो। पता है आप क्या पढ़ते हो? आप पढ़ते हो कि माइक्रोन में 10 की घात -6 होते हैं, ये पढ़ते हो। लेकिन पूरी बात ये है कि 1 माइक्रोन में 10 की घात -6 मीटर होते हैं। पूरी बात ये है, 1 माइक्रोन में 10 की घात -6 मीटर होते हैं।
अब तुम मुझे बताओ, आपसे क्या पूछा है, आपसे इसका उल्टा पूछा है ना, 1 मीटर में कितने माइक्रोन, तो 1 मीटर में 10 की घात प्लस 6 मीटर माइक्रोन होंगे, समझ गए? तो इसका उत्तर प्लस का 6 होगा, ये नहीं होगा। भाई आप इतना ही तो याद रखते हो यार, माइक्रोन का मतलब 10 की घात माइनस 6 है, माइक्रोन का मतलब 10 की घात माइनस 6, ठीक है, लेकिन सवाल इसका उल्टा है भाई, वो मीटर में माइक्रोन पूछा है तो आप उल्टा कर दोगे, माइनस का क्या कर दोगे, बस प्लस कर दोगे, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा याद नहीं रखना, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि माइक्रो का मतलब क्या है, नैनो का मतलब क्या है, पिको का मतलब क्या है, ये तमाम चीजों को बस आपको याद रखना है। अब देखो क्या क्या मतलब होता है किन किन चीजों का, जैसे अगर मैं चलूं यहां से, मान लो मैं कुछ प्लस की घात दिखा रहा हूं आपको और कुछ माइनस की घात। प्लस की घातों का ऑर्डर है, हर एक घात में से 3 घटता चला जाएगा, यानी ये 3 के पहाड़े में होगी, 24, 21, 18, 15, 12, 9 और 6, इनके नाम देखो, योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, इन सबको एज इट इज ऐसे ही याद आपको रखना है। अगला सवाल, अगला मतलब देखो, और उसके बाद 3 आ गया था, 6 के बाद 3 आ जाएगा, फिर 2 और 1 तक आपको रखना है, तो किलो, हेक्टो, डेका। अब आ जाते हैं माइनस में, 1 2 3, फिर 3 के बाद 6 9, 3 के मल्टीपल में 12। तो ये मैंने सबके लिख दिए हैं कि 2 का सेंटी है, मिली है, माइक्रो है, नैनो है, पिको है। कौन कहता है कि मुझे ये सारी घात यहाँ फिंगर टिप्स पे याद है, जिसको नहीं है भैया कर लेना। जैसे मान लो हमने देखा था कि -6 को क्या कहते हैं, माइक्रो, -9 को नैनो, -12 को पिको, ये सब याद करके जानी है। उसके अलावा आपको ये 4 घात याद करनी है, 15, 18, 21, 24। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है और वो है फैजी। फैजी कौन था? अकबर के दरबार का एक रत्न। बस इतना याद रखो, फैजी अकबर के दरबार का एक रत्न है। और कहाँ से शुरू होता है? 15 से, 10 की घात -15, 15 में 3 जोड़ दो 18, 18 में 3 21, और 21 में 3 24 हो गया ये, ठीक है। तो फर्मी, एटो, जेप्टो, युक्तो हो गया, फर्मी, एटो, जेप्टो, युक्तो, बहुत बढ़िया। तो एक बार इनमें नजर मार लेना, ये सारी पावर्स आपको याद होना बड़ा जरूरी है, मैंने आपको रिकॉल करा दिया है, ध्यान दिलवा दिया है मित्रों, ये आपको याद करके जाना है भाई बहनों। 10 की पावर -15 को क्या कहते हैं? अरे तुम तो भैया जैक दुनिया के पापा हो, फिर कैसे ऐसी गड़बड़ कर रहे हो, है नाम देखो क्या रखा है उसने दुनिया के पापा जैक। बेटा जब जब बच्चे हो जाएंगे ना, तो एक बच्चे की जिम्मेदारी उठानी भारी पड़ता है, मैं सही बता रहा हूँ। जिस दिन तुम्हें बच्चा हुआ तुम पापा बने, एक बच्चे की जिम्मेदारी जब तुम उठाओगे ना, मुझे पता है तुम अपनी इस आईडी को ढूंढोगे और इसका नाम सबसे पहले बदलोगे तुम, दुनिया के पिताजी जैक। सवाल देखिए, कुछ डी कहते हैं, कुछ बी कहते हैं। परमाणु की त्रिज्या किस में मापी जाती है? परमाणु की त्रिज्या किस में मापी जाती है? एटम की जो रेडियस है वो किस में मापी जाती है? देखो इसमें क्या होता है, जैसे नाभिक पूछे, तुमसे पूछे नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, तो ये सवाल मैंने आपको कराया था पीछे। न्यूक्लियस होता है 10 की घात -15 मीटर का, और 10 की घात -15 को हम कहते हैं फर्मी, ठीक है। अगर आपसे पूछे परमाणु यानी कि एटम, तो देखो एटम की त्रिज्या मापी जाती है लगभग 10 की घात -10, और 10 की घात -10 को हम लगभग पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम। अब देखो परमाणु की त्रिज्या 10 की घात -10 मापी जाती है, इसे एंगस्ट्रॉम कहते हैं, लेकिन सवाल में कुछ भी ऐसा है ही नहीं एंगस्ट्रॉम जैसा। तो एंगस्ट्रॉम के नजदीक का ऑप्शन लगाओ, मैं इसलिए सवाल को लाया हूं कि कई बार आपको एग्जैक्ट सवाल नहीं मिलेगा, हो सकता है उसके आसपास का उत्तर आपको देना पड़ जाए। तो परमाणु की त्रिज्या जो है वो 10 की घात -10 होती है, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे नजदीक जो दिख रहा है, क्योंकि मिली का मतलब है 10 की घात -3, सेंटी का मतलब 10 की घात -2, किलो का मतलब 10 की घात -3, और नैनो का मतलब 10 की घात -9, तो सबसे नजदीक कौन है बताइए? सबसे नजदीक आपको सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहा है नैनोमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या रहेगा? डी, ठीक है। चलो आगे देखो सवाल, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है जो भट्टियों में मापा जाता है? अब हम कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलेंगे, मापक यंत्रों की तरफ चलेंगे। बताओ भाई क्या समस्या आई? 13 क्वेश्चन में अगर पारसेक होता तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मैं देख लेता हूं एक बार कौन सा है भाई 13 क्वेश्चन। चलो बाकी लोग इसको करो, मैं भाई का डाउट देख लेता हूं एक बार। 13 क्वेश्चन में अगर पारसेक होता, लाइट ईयर ही होता भाई, ये तो फिक्स है, ऐसा नहीं है पारसेक होता तो हम उसको प्रेफरेंस देते। इसके लिए हम हमेशा लाइट ईयर बोलते हैं, हम उसके लिए पारसेक नहीं बोलते हैं कि दो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी पारसेक है। अच्छा आपको लगा कि वो बड़ा मात्रक है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, लाइट ईयर ही बोला जाएगा, ठीक है। तो बताइए कौन सा मापक यंत्र है जो भट्टियों के तापमान को माप सकता है? तो मैं आपको सारे के सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सारे के सारे मापक यंत्र रिवाइज करा रहा हूं। अब सुनिए, भट्टियों का तापमान मापने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? आप इस्तेमाल करोगे पायरोमीटर का। भट्टियों का तापमान मापने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? पायरोमीटर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अच्छा अब देखो कुछ और मापक यंत्र आप देखो, पायरोमीटर किस पर काम करता है? तो पायरोमीटर काम करता है स्टीफन साहब के नियम पर। सवाल बन सकता है, पायरोमीटर स्टीफन साहब के नियम पर काम करता है, जिसके अनुसार किसी भी वस्तु से उत्सर्जित होने वाली जो ऊष्मा होती है वो तापमान की चौथी घात के समानुपाती होती है। कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको स्टीफन साहब का नाम याद रखना है और तापमान की पावर 4 याद रखनी है। अगर आ गया सवाल तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये हीट एंड टेम्परेचर का भी सवाल है, ऊष्मा का भी सवाल है, ठीक है। कुछ और चीजें देखिए, सूर्य की सतह का तापमान कितना है? लगभग 6000 केल्विन है। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? पायरोमीटर का बता दिया मैंने आपको। एक आता है बोलोमीटर। बोलोमीटर क्या मापता है? अब देखो जैसे मान लो आज बारिश हो रही है 2-3 दिन से, तो हल्का मौसम में ठंडक बन गई, तो हम बोलने लग जाते हैं यार आज तो मौसम बढ़िया हो गया। तो जब भी टेम्परेचर में चेंज होता है, मौसम के तापमान में परिवर्तन होता है, हम बोलने लग जाते हैं, ऐसे याद रखो। तो बोलोमीटर क्या मापता है? बोलोमीटर ऊष्मा को बताता है, बेसिकली ये बताता है आपका मौसम में परिवर्तन या ताप में परिवर्तन, ठीक है। ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। अगर आपको बहुत कम तापमान मापना है, जैसे पायरोमीटर तो हो गया बहुत ज्यादा तापमान, बहुत कम तापमान मापना है आपको, और बहुत कम तापमान का मतलब हो गया जैसे कि क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक क्या होते हैं? देखो एक चीज और याद रखो, क्रायोजेनिक का मतलब